शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुट्ठी भर हौसला। एक शहर में आदित्य नाम का लड़का रहता था। आदित्य स्वभाव से बहुत ही नेक था। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा था। वह अपनी कक्षा में हर बार प्रथम आया करता था। वह सीबीएसई में टॉपर था। उसने 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की। वह यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को देखते हुए आदित्य से कहा, बेटा आदित्य, इस बार तुमने बैचलर्स काफी अच्छे नंबरों से पार की है। बेटा तुम अब अपनी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दो। अपने पिता की ये बात सुनकर आदित्य ने हंसकर कहा, पापा जो आप मुझे अब कह रहे हो यह तो मैंने तभी सोच लिया था जब मैंने 10वीं कक्षा में दाखिला लिया था। मैंने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। अपने बेटे की ये सब बात सुनकर वह बहुत खुश हुए। इतनी सब बात करने के बाद उसके पिता वहां से चले जाते हैं। आदित्य ने लगभग 2 साल अपनी परीक्षा की तैयारी की। 2 साल बाद उसने अपनी सिविल सर्विस की परीक्षा दी। परीक्षा के 2 चरण उसने बड़ी आसानी से पार कर लिया, परंतु अपनी परीक्षा के 3रे चरण में वह असफल रहा। अपने 3रे और सबसे आखिरी चरण के परिणाम को देखकर काफी दुखी और निराश हो गया। उसने उस परिणाम के बाद जैसे तैसे खुद को संभाला और परीक्षा को दोबारा देने के लिए तैयारी करने के बारे में सोचने लगा। एक दिन की बात है, उसको उसका एक मित्र मिला जो कि उससे काफी जलता था। उसने आदित्य से कहा, अरे आदित्य, मैंने सुना कि तुम सिविल के इंटरव्यू में रह गए। उसकी ऐसी बात सुनकर आदित्य ने अपनी मुरझाई हुई आवाज में कहा, हाँ, तुमने सही सुना है। उसके मित्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि यूनिवर्सिटी का टॉपर इंटरव्यू में रह गया। ये कहकर वह कुछ देर तक चला और रुक गया। फिर व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोला, वैसे एक सलाह दूं तुम्हें, सिविल अफसर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सिर्फ किताबी बातें पढ़ लेने से कोई अफसर नहीं बन जाता। उसके लिए ज्ञान के साथ साथ प्रतिभा का होना भी आवश्यक है। वैसे मेरी सलाह मानो तो किसी सरकारी कॉलेज में मास्टर लग जा। पैसे कमाओगे और फिर बुढ़ापे में पेंशन भी मिलेगी। बुढ़ापा बड़े सुख से कटेंगे। अपने मित्र की ऐसी बातें सुनकर मानो आदित्य के सारे सपने टूट गए थे। जो उसने सपनों का दिया जलाया था वह अब बुझ गया था। पहले तो सिर्फ उसकी लौ ही कम हुई थी, परंतु आज अपने मित्र की ऐसी बातें सुनकर वो बची हुई लौ भी बुझ गई थी। वह घर जाकर अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन ना तो उसने किसी से बात की, न कुछ खाया पिया और ना ही अपने कमरे से बाहर ही निकला। वह सारा दिन अपने कमरे में बैठकर उस बात को सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर उसकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई।
अगली सुबह वह उठा तब भी उसी बात के बारे में सोच रहा था। उसके पिता उसके कमरे में आए और उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? 10 बज रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी क्लास नहीं जाना है? अपने पिता की ये सब बातें सुनकर आदित्य रोने लगा। उसने अपने पिता से सारी बात बताई। आदित्य की ऐसी बात सुनकर उसके पिता ने उससे पूछा, अब तुमने क्या सोचा है? इस पर आदित्य ने बड़े भारी मन से कहा, पापा, अब मैं सिविल की परीक्षा नहीं दूंगा। उसके पिता ने कहा, क्या सचमुच तुम अपने सपने को यूं ही छोड़ दोगे? क्या तुम जी पाओगे अपने सपनों के बिना? ये सब कुछ सुनने के बाद आदित्य ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सपने के बिना जी पाऊं। और ये जरूरी तो नहीं कि आप जो सपने देख रहे हैं वह पूरे हों। अपने बेटे की ऐसी निराशा भरी बातों को सुनकर उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हें पता है योगेश सिंह कौन है? इस पर आदित्य ने जवाब दिया, हाँ पापा, मुझे पता है। वह हमारे शहर के सबसे छोटी उम्र में बनने वाले सिविल अफसर रह चुके हैं। उन्हीं को मैंने अपना आदर्श माना था। इस पर उसके पिता ने कहा, क्या तुम्हें पता है उन्होंने किस तरह अपने सिविल अधिकारी बनने के सपने को साकार किया है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उन्होंने अपनी कामयाबी की सीढ़ी को कैसे चढ़ा, कैसे उन्होंने अपने सपने को साकार किया। उसको सुनने के बाद तुम अपनी जिंदगी का फैसला लेना। योगेश बहुत ही होनहार था। वह हर चीज में अव्वल आया करता था। वह बहुत ही मेहनती लड़का था। वह कभी भी मेहनत से डरता नहीं था। एक बार की बात है, योगेश अपनी बैचलर्स के बाद अपनी सिविल की तैयारी कर रहा था। उसने बैचलर्स के सिर्फ 1 साल बाद ही सिविल की परीक्षा दे दी थी, परंतु दुर्भाग्यवश वह दूसरे चरण में ही असफल हो गया। जब उसके दूसरे चरण का परिणाम आया तो उसे उस परिणाम पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह दूसरे चरण में ही असफल हो गया। यहां तक कि उसके मित्रों को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह बहुत ही होशियार और मेहनती था। उसकी असफलता हर किसी को परेशान कर रही थी। जब योगेश ने अपने माता पिता को यह बताया कि वह सिविल के दूसरे चरण में असफल हो गया है, तो यह सुनकर उसके माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ और उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो कोई और योगेश होगा। तुम दोबारा अपना नाम भर कर देखो। शायद तुमने गलत नाम से अपना परिणाम देखा होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर योगेश की आंखें नम हो गई और उसने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पापा, यही सही है। इस बार मैं अपनी सिविल की परीक्षा को पार नहीं कर पाया। शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, इसलिए तो मैं इसके दूसरे चरण में ही असफल हो गया। अपने बेटे की ये सब बातें सुनकर उनका मन भी काफी उदास हो गया, परंतु उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और खुद को संभाला।
फिर उन्होंने बेटे से कहा, बेटा योगेश, तुम उदास मत हो। इस बार अगर तुमने ये परीक्षा पार नहीं की तो क्या होगा? अगली बार तुम ये परीक्षा काफी अच्छे नंबरों से पास कर लोगे। इस बार तुम दुगनी मेहनत करना, तुम जरूर पार कर लोगे। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर योगेश के मन में भी उम्मीद की लहर दौड़ी और उसने अगली सुबह से फिर से अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने ठीक 6 महीने बाद फिर से अपनी परीक्षा दी। जब उसका परिणाम आया तो सभी हैरान हो चुके थे। योगेश के पहले परिणाम का सभी को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु इस बार के परिणाम ने तो सबके होश उड़ा दिए थे। पहले परिणाम में योगेश दूसरे चरण में असफल हो गया था, परंतु इस बार तो वह पहले चरण में ही असफल हो गया। इस बार तो योगेश बिल्कुल टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इतनी मेहनत के बाद भी वह पहला चरण भी पार नहीं कर पाया। अपने बेटे का ऐसा परिणाम देखकर उसके पिता काफी परेशान हो चुके थे। उनको कहीं न कहीं लग रहा था कि कोई योगेश को जानबूझकर फेल कर रहा है। अगली सुबह उसके पिता उसके कमरे में जाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें यह लग रहा था कि योगेश उनसे कोई बात करेगा, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके पिता ने उससे कहा, योगेश, तुम अपनी सिविल की परीक्षा दोबारा कब दोगे? इस पर योगेश ने कहा, नहीं पापा, मैं सिविल की परीक्षा नहीं दूंगा। शायद सिविल अफसर बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। बेशक ये सपना मैंने बचपन से देखा था, परंतु जो भाग्य में ही नहीं है वो आपको कैसे मिल सकता है? इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपना सपना ही बदल दूं। शायद उसी में मैं कुछ कर लूं। सपने देखने का हक हर किसी के पास होता है। यहाँ उस सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, वह अपनी पूरी जान लगा देता है, परंतु उसका सपना पूरा होना या ना होना उस इंसान की किस्मत पर निर्भर करता है। इस पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में लोग सिविल अफसर बनने का सपना संजोते हैं, परंतु उन सपनों को उड़ान मिले यह जरूरी नहीं होता। जिसकी किस्मत में सिविल अफसर बनना लिखा होता है वह बन जाते हैं। जिसकी किस्मत में नहीं होता वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं बन पाते। अपने बेटे की ये सब बातें सुनकर उसके पिता ने कहा, तुम ये सब जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर मुझे यह जरूर पता है कि तुम्हारी किस्मत में सिविल अफसर बनना लिखा है। तुम यह कह रहे हो कि तुम अपना ये सपना भूलकर किसी और चीज को अपना सपना बना लोगे, परंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने सपने को कैसे भूल पाओगे? सपने को संजोने में जितना वक्त लगता है उससे कहीं गुना वक्त उसे भुलाने में और उसे तोड़ने में लगता है। तुमने 8वीं कक्षा में यह सपना संजोया था कि तुम एक सिविल अफसर बनकर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ोगे। आज मैं तुम्हें यह बात बताता हूँ, कामयाबी की सीढ़ी के शिखर पर पहुंचने में काफी वक्त लगता है,
इसके शिखर तक पहुंचना कोई जादू नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। क्योंकि जब एक इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखता है, तभी से उसकी चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। वह शुरुआत में थोड़ी होती हैं, परंतु जैसे जैसे वह उन सीढ़ियों पर चढ़ता है, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। अब यह उस व्यक्ति की सहनशीलता पर निर्भर करता है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उन चुनौतियों का सामना किस ढंग से करता है। क्या वह उन चुनौतियों का सामना करता है या उन चुनौतियों से डरकर अपने सपनों को अधूरा छोड़कर उस कामयाबी की सीढ़ी से नीचे आ जाता है और फिर वह उस सीढ़ी पर दोबारा चढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं है। ये मायने नहीं रखता आपका सपना कितना बड़ा है, मायने ये रखता है आपके हौसले कितने बड़े हैं, आपके अंदर उस सपने को पूरा करने के लिए आप कितने समर्पित हैं। सपने तो हर कोई देखता है, परंतु उसको पूरा करने का साहस हर किसी के अंदर नहीं होता। और रही बात तुम्हारे सपने की, तो वह इस बार में नहीं तो अगली बार में हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा में असफल होने का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश लगती है। इसलिए तुम मेरे लिए ये परीक्षा दोबारा दो, ताकि साजिश करने वाले व्यक्ति का पता चल सके। अपने पिता की ये बात सुनकर उसने अपने पिता से कहा, ठीक है पापा, मैं इस बार तो परीक्षा जरूर दूंगा, ताकि पता चल सके कि कौन मेरे सपनों को पूरा होने के बीच में आ रहा है। यह सब कुछ कहने और सुनने के बाद उसके पिता वहां से चले जाते हैं। जैसे ही उसके पिता कमरे से बाहर गए, वैसे ही योगेश ने अपने मित्र रोहित को फोन किया और उसने रोहित को सारी बात बताई। रोहित ने योगेश की सारी बातें सुनने के बाद उससे पूछा कि क्या तुमने परीक्षा से पहले किसी से अपनी परीक्षा की जरूरी जानकारी शेयर की थी? रोहित की ये बात सुनकर योगेश ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे पड़ोस में जो अरोड़ा अंकल हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने पूछा था तो मैंने सब कुछ बता दिया था। पर अरोड़ा अंकल तो बहुत बुजुर्ग हैं, वह मेरी जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना सब कुछ सुनने के बाद रोहित ने योगेश से कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, पर तुम अपना सिविल सर्विस की परीक्षा दोबारा से देने की तैयारी कर लो, क्योंकि इस बार तुम्हारा पास होना पक्का है। ठीक 1 हफ्ते बाद रोहित का फोन आया। उसने योगेश से कहा, मैंने तुम्हारे गुनहगार का पता लगा लिया है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? इस पर योगेश ने कहा, मैं आ तो जाऊंगा, पर गुनहगार कौन है? रोहित ने कहा, घर आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। योगेश रोहित के घर जाने के लिए घर से निकल रहा होता है, तो उसी वक्त उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, आखिर वो कौन है जो मेरे सपनों को पूरा नहीं होने देना चाहता। वह जैसे ही रोहित के घर पहुंचता है,
तो वो वहां जाकर उस इंसान को देखकर हैरान हो जाता है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि रोहित के पड़ोसी अरोरा अंकल है। रोहित ने कहा, योगेश, यही है तुम्हारा गुनहगार। योगेश आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है, अंकल, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने क्यों मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? योगेश की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर अरोरा जी ने जवाब दिया, बेटा योगेश, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है। मैंने तो यह सब कुछ पैसों के लिए किया था। मुझे तो किसी का फोन आया था, उसने मुझे कहा था कि तुम योगेश की परीक्षा की सारी जानकारी बता दो, उसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद योगेश ने पूछा, कौन है वो इंसान जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में तुला हुआ है? इस पर अरोरा जी ने जवाब दिया, नहीं बता सकता, और अगर बता भी दिया तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि कल रात हाईवे पर उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया जिससे वो अधमरा बन चुका है। उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका है। अब तुम सिर्फ अपनी परीक्षा पर ध्यान दो, ना कि इस बात पर कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया। अब तुम बिना डरे अपनी परीक्षा दो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद वह वहां से चला जाता है। ठीक 1 महीने बाद वह फिर से सिविल की परीक्षा देता है और इस बार वह सफल होता है। सिविल अफसर बनने के बाद बड़े बड़े रिपोर्टरों ने उससे पूछा कि आपके लिए सिविल अफसर बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, ये बताइए। योगेश यह कहता है कि सिविल अफसर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र, मुट्ठी भर हौसला और कामयाबी को हासिल करने का दृढ़ विश्वास से ही एक व्यक्ति सिविल अफसर तो क्या, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके बिना यदि कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है तो वह अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि वे सपने ही खोखले होते हैं और खोखली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। वे एक न एक दिन टूटकर बिखर ही जाते हैं। सपने वही साकार होते हैं जिनकी नींव में अंदर हौसला, हिम्मत, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास जैसा मजबूत और ठोस मिश्रण मिला हो। अगर यह मिश्रण मिला हो तो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने में और कामयाबी के शिखर तक पहुंचने में जरूर सफल होता है। आदित्य के पिता ने उससे कहा, बेटा आदित्य, योगेश सिंह, जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो, उसकी कामयाबी की कहानी में संघर्ष ही संघर्ष भरा है, और तुम्हारी कामयाबी की कहानी में तो इतना कुछ है भी नहीं। अभी तो तुमने एक ही बार परीक्षा दी है, तुम क्या एक ही बार में हार मान जाओगे? योगेश,
जो तुम्हारे आदर्श हैं, उन्होंने तो 2 बार में भी हार नहीं मानी, तो तुम क्या एक बारी में ही हार मान जाओगे? आदित्य, अब तुम मुझे बताओ कि अब तुम्हारा क्या फैसला है? अपने पिता की ये सब बात सुनकर आदित्य ने कहा, पापा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं दोबारा से परीक्षा दूंगा, और जब तक मैं पार नहीं कर लेता तब तक मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और एक दिन अपने सपनों को साकार करूंगा और कामयाबी की सीढ़ी के शिखर तक पहुंचूंगा। अब किसी की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। आदित्य ने दोबारा परीक्षा दी और उसने दूसरी बार में ही अपनी परीक्षा को पार कर लिया था। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए इंसान के अंदर हौसला, हिम्मत, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे इंसान कामयाबी की सीढ़ी के शिखर तक पहुंच जाता है। कामयाब होने के लिए एक इंसान को मेहनत इतने धीमे से करनी चाहिए कि सफलता और कामयाबी शोर मचाते हुए आपके पास आए। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आपको बड़े संयम के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपको असफल होने पर आपका उपहास बनाएंगे, क्योंकि आपने कामयाब होने से पहले ही उसकी घोषणा कर दी थी। कामयाबी बोलने से नहीं, बल्कि मेहनत करने से आती है। बस रखना होता है तो मुट्ठी भर हौसला। आज की दूसरी कहानी है पॉपकॉर्न। आज का दिन दोपहर के करीब 2 बजे थे। मेरे दोस्त ने फोन किया और मुझे बताया कि परिणाम आ गया है। इस बार मेरी धड़कनें नहीं कांपी। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं पहले से ही तैयार था, और मैंने अपने दिमाग में कुछ चीजों की योजना बनाई थी। मैंने अपना सीट नंबर नोट कर लिया और पास के पार्क में चला गया। इधर उधर खाली बेंच की तलाश में मुझे एक बेंच मिल गई और मैं उस पर बैठ गया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और वेब ब्राउजर में वेबसाइट का नाम लिखा। वेब पेज खुला और रिजल्ट पर क्लिक करके मैं आगे बढ़ गया। उसने मुझसे सीट नंबर मांगा और मैंने खुशी खुशी निर्देशों का पालन किया। जैसे ही मैं अपने परीक्षा का परिणाम जानने के लिए विवरण प्रस्तुत कर रहा था, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद विचारों की झड़ी लग गई, जो मुझे 6 महीने पहले उसी पार्क में ले आए। 6 महीने पहले मैं अपने घर वापस जा रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। मैंने कॉल रिसीव करने के लिए अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी। तब तक कॉल मिस हो गया। इससे पहले कि मैं कॉल करने वाले का नाम जांच पाता, और कुछ सेकंड से भी कम समय ही नहीं बीता था कि फोन फिर से बजना शुरू हो गया। कॉल करने का वाले का नाम दिखाई दिया और मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई।
वह सोहन था और मुझे ठीक ठीक पता था कि वह मुझे बैक टू बैक कॉल क्यों कर रहा है। जैसे ही मैंने कॉल का रिप्लाई दिया, उसने कहा क्लियर नहीं हुआ और वह रुक गया। वो शब्द मेरे मस्तिष्क से टकराए। मेरे मन को सदमे और चिंताओं ने घेर लिया था। मैंने कॉल कट कर दी। मैं लगभग आधे घंटे तक वहीं सड़क के किनारे खड़ा रहा। विचारों की हवा लगातार हमला करती रही और मेरे दिमाग को उड़ा कर रख दिया। यह लगातार 12वीं बार था जब मैं सीए फाइनल की परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। पानी अब सर के ऊपर से बह चुका था। इस बार मैंने इसमें सफल होने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन नहीं हो सका। मैं बाइक लेकर पास के पार्क की ओर चल दिया था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। मुझे एक बेंच मिली और मैं वहां बैठ गया। एक छोटा लड़का मेरे पास आया और अपने साथ ले जा रहे कैंडी फ्लॉस की मार्केटिंग करने लगा। मैंने उसे नहीं खरीदा और उसे जाने के लिए कहा। मुझे कैंडी नापसंद था। मैं उस घंटे भर की अवधि में केवल कुछ ही बार अपनी आंखें झपकाते हुए वहां बैठा रहा। कई विचार मेरे मन पर हावी हो रहे थे। मेरा अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसी बीच मेरी मां का फोन आया, जिससे विचारों का प्रवाह टूट गया। मैंने कॉल उठाई, सेल फोन कान पर रखा और चुप्पी बनाए रखी। कुछ सेकंड से अधिक नहीं बीते थे। उसने मेरी चुप्पी को समझ लिया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी आंखें पानी से भर गई, किसी भी क्षण बहने को तैयार। मैं अपने आप को और नहीं रोक सका और आखिरकार टूट गया। बहने का इंतजार कर रहे आंसू, फूटने का इंतजार कर रही भावनाएं और खत्म होने का इंतजार कर रही खामोशी, सभी ने पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची तोड़ दी थी। मैं एक भी शब्द बोले बिना बहुत रोया, यहां तक कि वह भी इसका सही कारण नहीं जानती थी। उसने यह सुनिश्चित करते हुए मुझे शांत करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह ऐसा ही कहती रही। आखिरकार बहुत सारे आंसू बहने के बाद मैं किसी तरह बात करने में कामयाब रहा और उन्हें बताया कि मैं फिर से असफल हो गया हूं और मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स नहीं करना चाहता। उसने फिर भी मुझे सांत्वना देने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा और मैं फिर से विचारों में खो गया। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल फोन बंद किया, बातचीत समाप्त हो गई। बुरे विचारों ने मेरे मन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने मेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ किया और उस पर राज किया। वही छोटा लड़का फिर से मुझे वो कैंडी फ्लॉस बेचने आया। इस बार मैंने उसे कठोर शब्दों में उत्तर दिया और वह गायब हो गया।
इन विचारों ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या कदम उठाना है। मैं खड़ा हुआ और चलने लगा। मुझे पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा था। मैंने देखा कि एक छोटी लड़की कीचड़ में खेल रही थी और उसकी माँ उसे डांट रही थी और उसे मिट्टी में खेलने से रोक रही थी। जब डांटने के बाद भी वह नहीं रुकी और मिट्टी में खेलती रही तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। छोटी सी बच्ची रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह चिल्लाई और रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे देखा और सोचकर हंस पड़े कि वह सिर्फ एक बच्ची है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चीजें कैसे बदल जाती हैं और हम बच्चे नहीं रह जाते। अगर आप बच्चे हैं और गलतियां करते हैं तो लोग इसे बच्चों की हरकत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन माँ ही बच्चों को सुधारती है। और जब हम बड़े होते हैं और गलतियां करते हैं तो दूसरे हमें दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमारी माँ अंत तक हमारे साथ खड़ी रहती है। जैसे ही मैं अपने विचारों की दुनिया में चल रहा था, वही छोटा लड़का पीछे से आया और मेरे पास खड़ा हो गया। प्लास्टिक से बने गुब्बारे जिसमें कैंडी फ्लॉस भरा हुआ था, मेरे लिए फिर से रुकावट पैदा कर रहा था। जब उसने बिक्री के लिए मेरे पास कैंडी फ्लॉस की मार्केटिंग की तो उसने अपनी हरकतें फिर से दोहराई। इस बार मैंने अपना सारा नियंत्रण खो दिया और उसे बुरा भला बोल दिया। मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा कि मुझे कैंडी फ्लॉस खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे उससे नफरत है। मैंने चेतावनी दी कि उसके लिए बेहतर होगा वह खुद को मुझसे दूर रखे। उसने चुपचाप मुझे देखा और वहां से हट गया। मेरे कदम मेरे विचारों के अनुरूप चले और एक विशेष बिंदु पर रुक गए, जहां चलने की जगह समाप्त हो गई और घाटी शुरू हो गई। मैंने गहरी घाटी को देखा। मैं वह शांति महसूस कर रहा था, जिस शांति की मुझे तलाश थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और किनारे पर खड़ा था। ठंडी हवा मेरे शरीर को झकझोरती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था मानो घाटी मुझे बुला रही हो। थोड़ा सा आंदोलन और मैं शांति में शामिल हो जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली। मुझे घाटी की पुकार का उत्तर देना था और मैं उसके रास्ते पर था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझसे पॉपकॉर्न खरीदने के लिए कह रही थी। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति पर चिल्लाने के लिए पीछे मुड़ा, मैंने वही लड़का देखा जिसने मुझे पहले अपनी कैंडी फ्लॉस से परेशान किया था। अब उसके हाथों में पॉपकॉर्न के पैकेट थे। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और इस बार उसने पॉपकॉर्न की मार्केटिंग की। मुझे उसके दुस्साहस पर आश्चर्य हुआ। मेरे साथ दुर्व्यवहार और कठोरता से प्रहार करने के बाद भी
वह लड़का फिर से कैसे वापस आ सकता है और अब मुझसे पॉपकॉर्न खरीदने के लिए कह रहा है? इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, वह चेहरे पर मुस्कान के साथ मेरे करीब आया और कहा कि उसे उम्मीद है कि मुझे कैंडी फ्लॉस के विपरीत पॉपकॉर्न पसंद आएगा और मैं उससे इसे खरीद लूंगा। मैं बस असमंजस में था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। अपने प्रति ऐसे व्यवहार के बाद भी वह मुस्कुरा रहा था और मुझे वह पॉपकॉर्न बेच रहा था। मैं उसके प्रयासों का विरोध नहीं कर सका और पॉपकॉर्न खरीद लिया। मैंने उससे पूछा कि कई बार मुझसे पिटाई खाने के बाद भी वह उस कैंडी फ्लॉस के साथ मेरे पास क्यों आता रहा और उसने फिर हिम्मत क्यों की इस बार पॉपकॉर्न लेकर आने की, वह भी चेहरे पर मुस्कान के साथ। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और कहा, बार बार कोशिश करने में क्या बुराई है? पहले तो लोग इसे नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ प्रयास करने पर वे इसे खाने की इच्छा में या मेरे द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति सहानुभूति के रूप में खरीद सकते हैं, या कुछ अज्ञात कारणों से। और मेरा दैनिक जीवन इन चीजों की बिक्री पर निर्भर है। आपने कैंडी फ्लॉस खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने पॉपकॉर्न के साथ दोबारा कोशिश की तो आप पॉपकॉर्न या मेरे प्रयासों या मेरी मुस्कुराहट का विरोध नहीं कर सके। मुझे नहीं पता कि क्या आपके मामले में मेरे लिए काम किया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कोशिश की और मैं आपको बेच सका। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और आखिरकार मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट हाथ में लिया और किनारे पर बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मैं विचारों में खोया हुआ आसमान की ओर देख रहा था। अचानक पैकेट मेरे हाथ से छूटकर घाटी में जा गिरा। मैंने पैकेट की ओर देखा जो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैंने पैकेट की ओर देखा जो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं उस पॉपकॉर्न के पैकेट को तब तक देखता रहा जब तक कि वह मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस घाटी में गायब नहीं हो गया। उन बुरे विचारों को दूर करते हुए मेरे दिमाग में नए विचार आए। मुझे उस छोटे लड़के की बात याद आई। मैं उठा और उसे ढूंढने के लिए वापस दौड़ा। मैंने उसे चारों ओर खोजा। अंत में पास में ही कैंडी फ्लॉस बेचते हुए पाया। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छे भाव के रूप में उसने मुझे सांत्वना देते हुए अपने छोटे से हाथ से मेरी पीठ थपथपाई, जबकि दूसरे हाथ में सारी कैंडी फ्लॉस पकड़ ली। मैंने उसके शब्दों को याद किया और सुनिश्चित किया कि मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। आज का दिन मैंने विवरण जमा कर दिया और परिणाम मेरे सामने था। हाँ, यह लगातार 13वीं बार था। मैं मुस्कुराया और उस छोटे राजकुमार के उन शब्दों को याद किया जो मेरे सामने पॉपकॉर्न लेकर खड़ा था, जिसे मैं रोक नहीं सका।
उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसने क्या कहा था और इससे मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। लेकिन मैंने जो सीखा था वह था कुछ भी प्रयास करते रहें। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। चाहे आप कितनी भी बार असफल हों, मुस्कुराते रहिए और प्रयास करते रहिए। ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल ना हो, तो उस लड़के की तरह पॉपकॉर्न बेचने का प्रयास करें। मैं पहले ही कैट की परीक्षा दे चुका हूं और जल्द ही MBA करूंगा। हालांकि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी दिन फिर से CA में अपना हाथ आजमाऊं, कौन जानता है।